तो आज हम आपके सामने जो लेकर आ रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। जो सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जिन विधियों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं। सबसे पहली है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। इसकी परिभाषा: जब शिक्षक किसी विषय वस्तु अथवा तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए लंबी अथवा छोटी अवधि के लिए व्याख्यान का सहारा लेता है तो उसे व्याख्यान व्यूहरचना कहते हैं। जब भी शिक्षक क्या करता है, कोई विषय वस्तु प्रेजेंट करनी हो तो उसके क्या करते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए व्याख्यान का सहारा लेता है। आखिर मतलब कुछ स्टूडेंट्स या कुछ श्रवणकर्ताओं के सामने खड़े होकर माइक पे या बिना माइक के एक आधा घंटा, 20 मिनट या 25 मिनट, जो भी उसका समय निश्चित होता है, वो अपने तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए लेता है, उसे समझाता है, उसको इसकी व्याख्या करता है, तो उसे व्याख्यान व्यूहरचना कहते हैं। व्याख्यान व्यूहरचना के प्रयोग में आवश्यक बातें: व्याख्यान उचित अवधि का, अनौपचारिक एवं रुचिकर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक तो व्याख्यान कैसा होना चाहिए? उचित अवधि का, मतलब कि उसका समय निश्चित हो, अनौपचारिक हो और रुचिकर हो, ताकि जो श्रवण करता है उसको ध्यान से सुन सके और समझ सके। व्याख्यान के दौरान छात्रों को सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। व्याख्यान के दौरान छात्रों को बीच-बीच में क्वेश्चन करते रहें, उनसे वार्तालाप करते रहें, जिससे क्या होता है, जिस श्रवण करता है वो भी उसमें सक्रिय बने रहें। व्याख्यान के दौरान पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। व्याख्यान ऐसा नहीं हो कि दो दो लाइन तो हम तो कौन से बोल रहे हैं, दो लाइन एंड की बोल रहे हैं, बीच की लाइन बाद में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, जिससे जो विद्यार्थी हैं उनको सही ढंग से समझ में आ जाए कि किसके बाद कौन सी चीज समझाई गई है। व्याख्यान शब्द प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत विषय का पूर्ण चित्रण छात्रों के मस्तिष्क में अंकित करने में सक्षम होना चाहिए। व्याख्यान जिस भी विषय को लेकर किया गया है उसमें किसी प्रतीक का, किसी चित्रण, किसी का चरित्र चित्रण या किसी का चित्रण या किसी विषय का चित्रण करने में जो भूमिका निभाता है व्याख्यानकर्ता, वो श्रवणकर्ताओं के दिमाग में, मस्तिष्क में अंकित हो जाना चाहिए कि जो हमें बता रहा है वो व्यक्ति इस टॉपिक पे इस तरीके से बता रहा है। व्याख्यान की भाषा मुहावरे, लोकोक्तियाँ सरल अनुक्रिया युक्त होनी चाहिए। व्याख्यान की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुहावरे का प्रयोग हो, लोकोक्ति का प्रयोग हो, या वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा, ये अधिकांश हिंदी बोली जाती है, जैसे हिंदुस्तान में तो हिंदी का, या कहीं इंग्लिश बोली जाती है तो उसमें कहीं कहीं इंग्लिश शब्दों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए, या कहीं कहीं लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे सबको सरलता से समझ में आ सके। शिक्षक को व्याख्यान की समावधि का ज्ञान होना चाहिए। व्याख्यान लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्रवणकर्ता बोर हो जाएंगे। इसलिए व्याख्यान 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय अवधि निश्चित हो उतनी देर का ही होना चाहिए। अनावश्यक समय की बर्बादी बचती है इससे। व्याख्यान को प्रभावित करने वाले कारक: किसी भी व्याख्यान की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान हो। यदि शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान होगा तो बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से वो अपने विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर पाएगा। छात्रों की मानसिक तैयारी: छात्रों को पहले ही पता होना चाहिए कि जब वो क्लास में जा रहे हैं, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए तो उनके सामने जो भी व्याख्याता आएंगे उनको व्याख्यान देंगे, कुछ नोट्स बताएंगे, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, तो कितनी देर तक बताएंगे। छात्र को व्याख्यान के मुख्य बिंदुओं को नोट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद जब भी व्याख्याता व्याख्यान दें तो पहले ही उनको बोल दें कि इसमें बीच-बीच में जो मुख्य बिंदु आएँगे उनको नोट करते हुए चलें, तो पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें। छात्र की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो जल्दी समझ लेता है, कोई मध्यम होता है और कोई कमज़ोर होता है। तो उनकी सभी तरह की बच्चों को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान देना चाहिए।
साधारण भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। भाषा ऐसी हो कि सबके समझ में आ जाए और उचित शब्दों का प्रयोग इसमें करना चाहिए। दोहरा प्रभाव बोलना, ज़्यादा रुक-रुक कर नहीं बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही उसका प्रयोग करें और जितने समय के लिए कहा गया है उतनी देर तक लगातार उस पर बोलते रहें। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। हम इसमें चार्ट्स का, मॉडल का, प्रोजेक्टर का, किसी का भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं। सार्थक एवं रोचक दृष्टांतों का प्रयोग करना। बीच-बीच में कहानियाँ सुना सकते हैं और अच्छे-अच्छे उदाहरण भी दे सकते हैं। व्याख्यान को लक्ष्य की ओर ले जाना। जब व्याख्यान लास्ट में हम किस उद्देश्य को लेके हमने व्याख्यान किया है, हमारा क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य है, विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते थे, उसकी ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्यान के द्वारा छात्रों के ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। क्या विशेषताएँ इसकी व्याख्यान नीति की विशेषता है कि व्याख्यान के द्वारा छात्र का ध्यान क्योंकि छात्र इधर-उधर ना देखें, सुनने वाले पर सुनने के लिए ध्यान केंद्रित रहे उनका और उससे जुड़े रहें। छात्र को थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु से परिचित कराया जा सकता है। छात्र को क्या थोड़े समय में ही ज़्यादा विषय वस्तु बतानी हो, ज़्यादा ज्ञान देना हो, ज़्यादा समझाना हो, तो व्याख्यान विधि सर्वश्रेष्ठ है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है, उस पर अधिक बल दिया जाता है कि प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, बालक को लगातार उससे जुड़े हुए है या नहीं है। बालकों को मौलिक चिंतन की क्षमताओं के विकास का अवसर प्राप्त होता है। जब बालक व्याख्यान सुनते हैं, तो उनमें मौलिक चिंतन होता है, उसमें सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होती है। अध्यापक के व्यक्तित्व का छात्रों पर विशेष प्रभाव होता है। स्पष्टीकरण की सजीवता से बालकों को अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति छात्र अध्यापक का जो व्यक्तित्व होगा कि किस तरह का अध्यापक है, अपने विषय में विशेषज्ञ है या नहीं है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। जितना अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होगा, तो उसकी सजीवता बालकों के सजीवता से दृष्टांत सुनाकर, कहानी सुनाकर, कोई कविता, लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग करके जितना अच्छे ढंग से उसको प्रेज़ेंट किया जाएगा, उतना ही बालक के मस्तिष्क में अधिक ढंग से बैठेगा और बालक उससे प्रेरणा ले सकेंगे। व्याख्यान नीति की सीमाएँ। व्याख्यान व रचना में केवल प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। विशेषज्ञ जो भी व्याख्याता है, उसको विषय का विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, केवल वक्ता सक्रिय रहता है। छात्र बैठ के सुनते हैं या मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं और वक्ता है जो लगातार अपना भाषण देता है। ये व्यूह रचना उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षण के उत्तम है, किंतु छोटे बालकों के लिए व्यूह रचना असफल है। उच्च कक्षाओं के बालक जो बड़े बालक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी विधि है। वो ढंग से बात को समझ लेते हैं, अच्छे मेन पॉइंट को नोट कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह ध्यान केंद्रित भी नहीं रख पाते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ जो व्याख्याता है वही सक्रिय रहता है, बच्चों की क्या रुचियाँ हैं, उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद आता है प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस पद्धति के जन्मदाता डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक है। इस पद्धति का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार योजना वह सहृदय प्रयोजन कार्य है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। क्या है? योजना वह सहृदय प्रयोजन कार्य है। प्रयोजन यानी कि किसी का उद्देश्य को लेकर किया गया कार्य है जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोफेसर स्टीवेसन का मत है, योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। एक समस्या रखती है, उसका समाधान निकाला जाता है, सब मिलके एक योजना बनाते हैं और उस स्वाभाविक परिस्थितियों में इसको पूर्ण किया जाता है। योजना पद्धति में प्रत्येक कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस पद्धति की अपनी विशेष योजनाएं, कार्यप्रणाली होती है। योजना पद्धति में बालकों के सम्मुख कोई निश्चित समस्या रखी जाती है और फिर उस समस्या का हल व्यक्तिगत रूप से छोटी-छोटी टोलियों के रूप में
या सामूहिक रूप में करते हैं। वे स्वयं ही कार्य करते हैं। अध्यापक का कार्य केवल उनका पथ प्रदर्शन करना होता है। इसमें क्या होता है? बालकों को टोलियों में बाँट देते हैं, समस्या बताई जाती है, उनका हल बालक स्वयं निकालते हैं, सामूहिक रूप से निकालते हैं और बालक स्वयं कार्य करते हैं और अध्यापक उनका पथ प्रदर्शन करते हैं कि किस तरह से उनको अपनी योजना को कार्य रूप देना है। जैसे संग्राहक योजना में संग्रहालय के विभिन्न उपयोगी वस्तुओं तथा फलों, बीजों, कीड़े मकोड़ों आदि का संग्रह करके उनका वर्गीकरण करना होता है। योजना प्रणाली में प्रयोजनता, क्रियाशीलता, रोचकता, यथार्थता, सामाजिक स्वतंत्रता और उपयोगिता इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलर्ड के अनुसार प्रयोजना शब्द का जो अर्थ है वो बेलर्ड के अनुसार क्या है वो देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये किसने दिया है? ये अर्थ दिया है बेलार्ड के अनुसार है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है, मतलब हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, जो हमें विद्यालय में पूर्ण करना होता है। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? बालक को सक्रिय रखा जाता है, इसलिए क्रिया की इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का स्वरूप या प्रकृति। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रकार की विधि में शिक्षा का मुख्य केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है। विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। परियोजना पर काम करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है वह उसी समय अर्जित कर लिया जाता है, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। क्या होता है इसका स्वरूप? कि इस प्रकार की विधि में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यानी हमारी योजना, हमारी प्लानिंग, हमारे कार्यक्षेत्र, हमारा उद्देश्य। विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं। कोई भी एक समस्या ली जाती है और बालक उसके समाधान के लिए अपना कार्य आरंभ करते हैं तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। योजनाबद्ध कार्य किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है कि यदि इतने बालक काम कर रहे हैं तो उनमें कितने बालक कौन-कौन सा काम करेंगे और कौन से बालक लास्ट के इसको अंजाम तक ले जाएँगे। परियोजना पर काम करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो उसी समय अर्जित कर लिया जाता है, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। पर प्रोजेक्ट किसी भी विषय पे बनाया जा सकता है और उसके ज्ञान की जो आवश्यकता होती है, अध्यापक द्वारा भी दिया जाता है, बाकी वो कार्य करते समय ही अर्जन करते हैं। परियोजना का संक्षेप में अभिप्राय यह हुआ कि किसी कार्य को समूह में करना जिसमें सभी विद्यार्थी सहकारिता की भावना से कार्य कर सकें। सहकारिता यानी आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से। इस परियोजना के मुख्य आधार या मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। करके सीखना। इसमें क्या होता है? बालक स्वयं करता है, जीवन से सीखना। और इसमें सब बालक जब समूह के द्वारा काम करते हैं तो अपने अपने अनुभव भी इसमें बताते हैं। विद्यार्थी के सहयोग और साझेदारी द्वारा सीखना। विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और साथ निभाते हैं। परियोजना के पद और सोपान, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट। पहला है पद, परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों को वैसी स्थिति प्रदान करें जिसमें कुछ समस्याएं हो। ये परिस्थितियां विद्यार्थियों के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रकट की जाती है। ये वार्ताएं विद्यार्थियों और अध्यापकों की रुचियों के अनुसार ही होनी चाहिए। चयन और उद्देश्य, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता देता है। बालक को कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, कौन सी समस्या लेना चाहिए और किस पे काम करना चाहिए, तो अध्यापक इसमें उनकी मदद करता है। अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन चयन के बारे में निर्णय विद्यार्थी स्वयं ही ले। अध्यापक ये देखें कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो रहे हैं।
इसके बाद है प्लानिंग योजना। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थियों को परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। अध्यापक इस कार्य में भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता। लागू करना या कार्यान्वित करना। एक्सिक्यूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। योजना बना लेने के पश्चात उसे लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। मूल्यांकन। परियोजना की समाप्ति पर सारे कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए। जब विद्यार्थी उसमें परियोजना का प्रोजेक्ट का सारा काम कर लेते हैं, सहयोग के द्वारा उसका हल निकाल लेते हैं, उसके बिंदुओं को नोट कर लेते हैं, उस पे कार्य कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि कितने प्रतिशत हम सफल रहे और क्या-क्या त्रुटियाँ उसमें हुई। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को ये बताना चाहिए कि हमने कहाँ-कहाँ पे गलती की है और कहाँ-कहाँ पर हम सक्सेस रहे। विद्यार्थियों को ये देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं और उनमें क्या कमी रह गई है। रिकॉर्ड करना। परियोजना कार्य का सारा रिकॉर्ड विद्यार्थियों को रखना चाहिए। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखा जाना चाहिए। परियोजना की योजना, उसे लागू करने से संबंधित नियम, उद्देश्यों तथा मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अच्छी परियोजना के गुण। क्वालिटीज ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट। एक अच्छी परियोजना का सबसे पहला और आवश्यक गुण है कि वह परियोजना उद्देश्यपूर्ण और लाभदायक हो। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? अच्छी परियोजना किसे कहेंगे? कि एक तो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर प्रोजेक्ट पे काम किया गया हो, प्लानिंग बनाई गई हो और उससे कोई लाभ, उसका हल निकालने से, उस प्रोजेक्ट पर काम करने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो। विद्यार्थियों को परियोजना कार्य की स्पष्टता होनी चाहिए। विद्यार्थी को क्या करना है, कौन से बालक को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, वो किस पे काम करेगा, ये सब कार्य उसका स्पष्ट होना चाहिए। परियोजना वही अच्छी मानी जाती है जो विद्यार्थी क्रिया को प्रोत्साहित करती है और उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाती है। विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए। परियोजना वही सक्सेस होगी जिसमें विद्यार्थी क्रिया करेंगे और रुचि से क्रिया करेंगे। रुचि लेकर, ये नहीं कि जबरदस्ती करें, उसमें रुचि लेकर क्रिया करें। तो ये ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक को बालकों को वही टॉपिक देना चाहिए जिसमें बालक रुचि ले सके। तो बालक उसमें अधिक उत्तरदायी भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन करेंगे और योजना को प्रोत्साहन उससे देना चाहिए। परियोजना विद्यार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रखती है। परियोजना करते समय बालक मानसिक रूप से भी कार्य करता है, शारीरिक रूप से कार्य करता है, जिससे वो बिजी रहता है। परियोजना सस्ती होनी चाहिए, उसमें समय भी कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा हो विद्यार्थियों का और समय भी बहुत लग रहा हो, तो हल निकालने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो सब परियोजना ऐसी लेनी चाहिए जिससे बालक को महँगा ना पड़े और कम समय में उसका हल निकल जाए। परियोजना कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, विद्यार्थी को प्रयास करने के अवसर दिए जाने चाहिए। परियोजना का कार्य ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी को चुनौतीपूर्ण लगे, थोड़ी उसमें मेहनत कर रहे सब बच्चे। विद्यार्थी को प्रयास करने के अवसर दिए जाने चाहिए। परियोजना विधि की विशेषता। परियोजना विधि सीखने के निम्नलिखित नियमों पर आधारित होनी चाहिए। पहला है तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। परियोजना विधि में विद्यार्थी सृजनात्मक कार्य सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब बालक को ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसमें विद्यार्थी कुछ न कुछ करने के लिए प्रोत्साहित रहे और उसमें कुछ न कुछ सृजनात्मक, कुछ नया, कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहें। अभ्यास का नियम। विद्यार्थी अभ्यास द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। जब उसमें अभ्यास होता है, बार-बार अभ्यास होता है, तो बालक को सीखने को मिलता है। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अधिगम प्रक्रिया सफलता और असफलता से बहुत प्रभावित होती है। किसी भी अधिगम परिस्थिति में प्रसन्नता का प्रभाव कार्य करने और सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? सफलता और असफलता से बहुत प्रभावित होती है। किसी भी अधिगम परिस्थिति में प्रसन्नता का प्रभाव, यदि हम कार्य करते समय प्रसन्न रहेंगे और सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हमारा कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा। परियोजना विधि से सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा मिलता है
और समुदाय के हितों के बारे में चिंतन का विकास होता है। यदि हम परियोजना विधि से कार्य करते हैं, तो हम समूह में कार्य करते हैं, हमारे अंदर की अंतर्क्रिया प्रकट होती है, हमारे विचार प्रकट होते हैं, हम समस्या का हल बताते हैं, सहयोग से कार्य करते हैं और हमारे आसपास जो समुदाय है, उसके लिए भी हमारे अंदर चिंतन का विकास होता है कि हम समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। तीसरा, इस विधि में लोकतांत्रिक ढंग से सीखने की प्रक्रिया का विकास होता है। इस विधि में परिश्रम की मर्यादा, डिग्निटी ऑफ लेबर का विकास होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करता है, कोई भी फ्री बैठा हुआ नहीं होता है। खोज के परिणाम स्वरूप प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब बच्चा मेहनत करता है, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, तो सभी बालक बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस विधि द्वारा समस्या के समाधान की चुनौती का अवसर मिलता है। इसमें जब समस्या का समाधान खोजा जाता है, तो बालक एक चुनौती का सामना करते हैं और हल तक उसके समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। इससे रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। कुछ नया भी करते हैं, कुछ नया सृजन भी करते हैं। ठीक है? परियोजना विधि के दोष। अध्यापक पर काम का अधिक बोझ पड़ता है, अधिकतर समय वह योजना बनाने, तैयारी करने, मूल्यांकन करने में भी व्यस्त रहता है। अध्यापक पर क्या होता है, काम का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक बालकों को गाइड करता है, उनको समझाता है कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, कहाँ पे ध्यान देना है, किस तरह से टोली बनानी है, किसको कौन-सा कार्य करना है। तो वो एक ही टॉपिक को लेकर इतना सारा उस पे बोझ बढ़ जाता है, समय अधिक लगता है और तैयारी और मूल्यांकन में ही सारा समय उसका चला जाता है। परियोजनाओं के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, अतः यह विधि बहुत खर्चीली है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए तो लाभकारी है, लेकिन उच्च कक्षाओं में यह कार्य अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। क्योंकि निम्न की छोटी कक्षाओं में छोटे-छोटे टॉपिक रहेंगे, तो ये विधि इसका हल भी आसानी से बालकों को मिल जाएगा। लेकिन बड़ी कक्षाओं में क्या होगा, समस्या भी बड़ी होगी और उसका समय भी अधिक लगेगा और पैसा भी लगेगा और बहुत टाइम बाद उसका कोई न कोई हल निकलेगा। तब तक हम बहुत समय तक एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पूरा कोर्स करना होता है। इसलिए ये कार्य अधिक लाभकारी नहीं हो सकता उच्च कक्षाओं में। कई बार कोई परियोजना कार्य समय पर समाप्त नहीं हो पाता, जिससे उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाते। कितनी बार क्या होता है कि यदि परियोजना के कार्य में भी सभी बच्चे बिजी रहते हैं, तो वो एक ही चैप्टर कर पाते हैं, दूसरे चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो पाठ्यक्रम उनका पूर्ण नहीं हो पाता। तीसरी विधि तीसरी विधि है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अभिव्यक्ति एक आदर्श है, जो शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना करते हैं, जिसमें कक्षा के समस्त छात्र सहयोग एवं सद्भावना से ज्ञान अर्जित कर सके। प्रोफेसर बाइनिंग एम बाइनिंग के अनुसार किसी भी कक्षा कक्ष में जहाँ समूह चेतना दृष्टिगत हो तथा प्रत्येक समूह के लिए जिम्मेदारी का भाव रखता है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है। क्या होता है इसमें, जैसे वेस्ले के अनुसार बताया गया था अभी, सामाजिक अभिव्यक्ति एक आदर्श है। समाज में अभिव्यक्ति देना, खुद को वैसा बनाना, यदि कोई अध्यापक है, तो अध्यापक के सारे गुण उसमें हो और वो बालकों को वैसे ही उसी रूप में नज़र आए, जैसे वो वहाँ पर कक्षा में अपने आप को प्रेज़ेंट करता है। तो एक आदर्श बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक अभिव्यक्ति एक आदर्श है, जो शिक्षण में प्रयोग की कल्पना करते हैं, जिसमें कक्षा के समझ, छात्र सहयोग, सद्भावना से ज्ञान अर्जित करते हैं। यदि अध्यापक अच्छा होगा, सिद्धांतवादी होगा और सहयोगी होगा, तो कक्षा के समस्त छात्र सहयोग और सद्भावना से ज्ञान अर्जित करेंगे। बालक भी वैसे ही बनेंगे, सहयोग करेंगे और उनकी अच्छी भावनाएँ होंगी और ज्ञान का अर्जन कर सकेंगे। किसी भी कक्ष में जहाँ समूह चेतना दृष्टिगत होती हो, जहाँ पर समूह बने हुए हो और विद्यार्थी समूह में काम कर रहे हो, प्रत्येक समूह के लिए ज़िम्मेदारी का भाव रहता है, तो उनका एक लीडर रहता है जो पूरे समूह की ज़िम्मेदारी रखता है और उनके समूह के लिए एक ज़िम्मेदारी का भाव रखता है और पूरा समूह मिलकर काम करता है। तो इस तरह की विधि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाती है। औपचारिक इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए 4 रूपों का उल्लेख किया गया है।
किसने? प्रोफेसर बाइनिंग एम बाइनिंग ने अपनी पुस्तक टीचिंग एंड सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल में। किसमें किया है? टीचिंग द सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल में इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए अग्रलिखित 4 रूपों का उल्लेख किया है। पहला है औपचारिक वर्ग योजना। इसके अंतर्गत छात्र अपने को व्यवस्थित कर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार बुजुर्ग अपने क्लब, कौंसिल, सीनेट बनाकर किसी समस्या का व्यवस्थित तरीके से हल ढूंढते हैं, उसी प्रकार छात्र भी अपने को संगठित करके निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई चलाते हैं। जिस तरह जब व्यक्ति बड़ा होता है तो समाज में जाता है, उठता बैठता है, हर फंक्शन साथ करता है, नई नई योजनाएं बनाता है, समाज के उत्थान के लिए सोचता है। उसी प्रकार बालकों का भी समूह होना चाहिए, जो वो भी अपने समूह को संगठित करके और उनके समूह के नियम बना के अच्छा अच्छे ढंग से कार्य करके समस्या का समाधान खोज सके और उसमें कार्रवाई कर सके। अनौपचारिक वर्ग योजना। इसके अंतर्गत कोई निश्चित योजना नहीं होती है। अनायास किसी समूह द्वारा किसी प्रकरण, घटना या समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है। जैसे कोई नोटबंदी हुई तो अचानक से समस्या सामने आई और लोगों ने उस पर विचार किया। जीएसटी लगा, सबने उस पर विचार किया। कोरोना आया, सबने उस पर विचार किया। तो अचानक से समूह बने और लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया। आत्मनिर्देश समूह योजना। ये उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इसमें वाद-विवाद के विषय का चयन, उद्देश्य निर्धारण, सभापति का निश्चयन, वाद-विवाद की क्रिया, अध्यक्ष द्वारा समापन तथा मूल्यांकन कार्य छात्रों द्वारा ही किया जाता है। इसमें सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। जो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है और उच्च कक्षाओं में विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वाद-विवाद का विषय का चयन भी विद्यार्थी करेंगे। उन उसको वाद-विवाद के पीछे क्या उद्देश्य है, इसमें सभापति कौन होगा, इसकी क्रिया किस प्रकार होगी, अध्यक्ष द्वारा इसका समापन होगा और इसका मूल्यांकन भी छात्र ही करेंगे। यानी कि कौन प्रथम रहा, कौन द्वितीय रहा और किसने कितना अच्छा बोला या कौन किस स्तर तक बोल पाया। चौथा है सेमिनार समूह योजना। ये योजना भी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें एक समूह को या समस्या के छोटे-छोटे खंड विविध समूह को बाँट दिए जाते हैं। क्या होता है इसमें कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। एक समस्या या तो एक समूह को एक समस्या दे दो या छोटे-छोटे खंड बनाकर उनमें समस्या का विभाजन कर दें। आगे है सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण। छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे? प्लानिंग बनाना सीख जाते हैं। छात्रों के उद्देश्य और रुचियों की समान रूप से खोज हो जाती है। जब बालकों को जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो रुचि होती है, उसमें इसमें स्पष्ट प्रकट होती है। छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। छात्रों में निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है क्योंकि बालक समस्या का खुद ही खोजते हैं, इसलिए उसमें निर्णय शक्ति का विकास होता है। किस तरह से कार्य करना है, सब कुछ वही तय करते हैं। वे वाद-विवाद में भाग लेना सीखते हैं। वे छात्र स्वयं विचार विमर्श करना सीख जाते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के दोष। इसका प्रयोग करके छात्र व्यर्थ के वाद-विवाद में अपना समय नष्ट करते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि छात्र ही इसके मुख्य पात्र होते हैं, समस्त कार्य वे संचालित करते हैं, अन्य छात्र इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्या होता है कि इसका प्रयोग करके छात्र व्यर्थ के वाद-विवाद में यदि समूह बन जाता है तो बात तो उनकी किस किस वाले प्रयोग पे उन पे क्या बातचीत करनी करते-करते वो दूसरी विषय पर पहुँच जाते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इस एक कुछ ही छात्र होते हैं जो इसके मुख्य पात्र होते हैं और समस्त कार्य वही संचालित करते हैं, अन्य इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। जब समूह बनाया जाता है तो समूह में कुछ छात्र निष्क्रिय रहते हैं और कुछ सक्रिय रहते हैं। तो सक्रिय वाले छात्र ही इसका लाभ उठा पाते हैं और बाकी निष्क्रिय वाले इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कहानी कथन विधि। स्टोरी टेलिंग। सामाजिक विज्ञान में इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। छोटे बालक कहानी सुनने में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, अतः पाठ्य सामग्री कहानी के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से बालक को सुनाई जा सकती है। महावीर स्वामी, बुद्ध, गांधी, शिवाजी की कथाएं रोचक ढंग से बालकों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।
कहानी सुनाते समय अध्यापक को भाषा की सरलता, प्रवाह और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कहानी अधिक लंबी न हो तथा उसकी आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री का भी उपयोग किया गया हो। कहानी के मध्य बीच-बीच में प्रश्न भी किए जा सकते हैं। जब हम बालकों को कहानी सुनाते हैं, तो क्या होता है बालक का पूरा ध्यान हमारे ऊपर होता है। तो कहानी उनके लिए कैसी लेनी चाहिए? रुचिकर, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग। कहानी कैसी लें? महावीर स्वामी की ले लें, बुद्ध की ले लें, गांधी की ले लें, शिवाजी की कथाएँ ले लें, पंचतंत्र की कथाएँ ले लें, अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी कथा लेनी चाहिए जिससे बालक को रुचिकर भी लगे और वो उससे कुछ सीखे भी सही। एक कहानी अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और कहानी में सहायक सामग्री का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे चार्ट का, प्रोजेक्टर का, इन सब का प्रयोग भी किया जा सकता है और बालक बोर न हो इसलिए कहानी के बीच-बीच में बालक से प्रश्न भी किए जा सकते हैं। भूगोल के शिक्षण में भी कहानी विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। श्री नाथूराम शर्मा के शब्दों में जिस प्रकार इतिहास शिक्षण में छोटी आयु के बालक को ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार निम्न कक्षाओं में कहानी के माध्यम से मानव भूगोल के मुख्य तत्व छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्योंकि भूगोल में मानव भूगोल होता है, तो उसमें बालक को मानव के बारे में जानकारी देना, उसके आवास के बारे में जानकारी देना, उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी देना, ये सब कुछ इसमें किया जा सकता है। तो इसमें भूगोल में भी कहानी शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। उसकी ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे किस तरह से भौगोलिक दशाएँ ज़िम्मेदार है, ये सारी बात उसको समझाई जा सकती है। आवश्यक सामग्री कहानी सुनाने से पूर्व उसका चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। कहानी की छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कि चौथी क्लास का बालक हो और कहानी हम 8वीं क्लास की सुना रहे हो। बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप चौथी क्लास का बालक है, तो उसकी जितनी उम्र है, उसी के अनुरूप हमें उसको कहानी सुनाना चाहिए। जिस ऐतिहासिक या भौगोलिक तथ्य से कहानी संबंधित हो, उसके अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि बालक को कोई कोई भी चीज़ समझानी है बालक को, तो सबसे पहले अध्यापक को उसकी संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। अध्यापक कहानी को कभी भी पुस्तक से पढ़कर न सुनाए। अध्यापक यदि पुस्तक को रीडिंग लगा देगा तो बालक को सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो अध्यापक को पहले उस कहानी की पूरी कंठस्थ होनी चाहिए ताकि वो ठीक से हाव-भाव के साथ और अन्य सामग्री का प्रयोग करते हुए उसे सुना सके। कहानी के मध्य में यथास्थान आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर के छात्र चित्रों के माध्यम से कहानी सुनने में विशेष रुचि लेते हैं। जैसे कोई कहानी होती है, छोटा भीम की कहानी हुई, मोगली की बुक हुई, तो क्या करते हैं उसमें कहानी भी सुनाई जाती है और चित्र भी चलते रहते हैं। तो बालक उनको बड़ी रुचि से लेते हैं। तो हम स्वामी विवेकानंद पे, शिवाजी पे इस तरह की कहानियाँ बनाकर चित्रों के माध्यम से बालक को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। कहानी सुनाते समय अध्यापक को पूर्णतया तन्मय हो जाना चाहिए। कहानी जितनी तल्लीनता के साथ सुनाई जाएगी, छात्रों पर उतना ही प्रभाव डालेगी। यदि अध्यापक पूरी रुचि के साथ और पूरे मन के साथ कहानी सुनाएँगे, तो बालक भी उतनी रुचि लेंगे और उतना ही उन पे प्रभाव पड़ेगा। कहानी की भाषा सरल और बालकों के मस्तिष्क के मानसिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग कहानी की सरसता और मधुरता को समाप्त कर देता है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए ताकि बालक उसे समझ सके और उनका मानसिक विकास हो, ऐसी होनी चाहिए ताकि वो कुछ सोच सके, चिंतन कर सके। कठिन शब्दों का प्रयोग कहानी को बोर कर देगा, बालक को समझ में नहीं आएँगे कठिन शब्द, तो वो सरसता और मधुरता को समाप्त कर देते हैं, इसलिए कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। कहानी की विषय वस्तु छात्रों के सामाजिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित करनी चाहिए। कहानी को सुनाते समय बालक को बीच-बीच में ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे समाज में या हमारे मानव समाज में किस-किस तरह की गतिविधियाँ होती है और हमारी कहानी में किस तरह की गतिविधियाँ हैं, इससे रिलेशन बना के आगे बढ़ा बताना चाहिए, जिससे बालक उसमें पूरी रुचि ले सकता है। कहानी के मध्य में आवश्यकतानुसार प्रश्नोत्तरी को भी अपनाया जा सकता है। कहानी सुनाते समय बीच-बीच में बालकों से प्रश्न करें और उत्तर प्राप्त करें, जिससे बालक सक्रिय बने रहें। अगली विधि है आत्मकथन विधि। सामाजिक विज्ञान विषय में विशिष्ट प्रकार के विषय वस्तुओं और हेतु पाठ्य वस्तु को बोधगम्य सहज सुगम बनाने हेतु आत्मकथन विधि का प्रयोग किया जाता है।
आत्मकथन विधि प्रमुख रूप से अभिनय विधि का एक भाग है। जैसे विद्यार्थियों को खनिजों की जानकारी देने हेतु कराए जा रहे शिक्षण में उदाहरण खनिज कोयले के बारे में पढ़ाया जाना है। तो इस विधा के माध्यम से शिक्षक कोयले से जुड़ी विभिन्न बातों को स्वयं की ओर से स्वयं को कोयला मानते हुए अपनी अभिव्यक्ति देगा। मैं कोयला हूँ। मैं भारत के विविध राज्यों जैसे बिहार झारखंड आदि में पाया जाता हूँ। मेरे अनेक रूप कच्चा कोयला पक्का कोयला है। मेरा उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में अनेक स्थानों जैसे विद्युत निर्माण कारखानों इंजन ईंधन आदि इत्यादि के रूप में किया जाता है। मैं देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ इत्यादि। तो जिस विषय आत्मकथन विधि से आप समझ ही गए होंगे कि स्वयं बन जाओ। यदि शिवाजी बना रहे हो तो मैं शिवाजी हूँ, मैंने अपने देश के लिए ये किया, या मैं स्वामी विवेकानंद हूँ, मैंने इतना अध्ययन किया, ये किया, मैं वहाँ पर गया। इस तरीके से बातें हमें विद्यार्थी को स्वयं पे ढाल के बोलना चाहिए। वही जो चरित्र हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, उसको स्वयं बनकर और उसको बताना चाहिए। उसको आत्मकथन विधि कहते हैं। अगली है स्रोत संदर्भ विधि। इस विधि का अधिकतम उपयोग इतिहास के अध्यापन में होता है। यह अनुसंधान विधि का है एक सरलीकृत रूप से। स्रोत संदर्भ विधि से तात्पर्य होता है कि स्रोत से तात्पर्य ज्ञान एवं सूचनाओं के उस मूल से है जो किसी व्यक्ति या घटना से समय स्थान आदि की दृष्टि से सीधा संबंधित होने के कारण उस व्यक्ति अथवा स्थान के संबंध में प्रामाणिक जानकारी दे सकने की क्षमता रखता है। कितनी बार क्या होता है, हम कोई भी हम स्थान की जानकारी के लिए हम वहाँ के व्यक्ति को बुलाते हैं जो उससे उस घटना से जुड़ा हुआ हो या उसकी प्रामाणिक जानकारी रखता हो, ताकि वह व्यक्ति उस घटना के समय और स्थान की दृष्टि से जो सीधा संबंधित है वही उसके बारे में सही जानकारी दे सकता है। तो उसके लिए वो स्रोत भी ला सकता है। स्रोत यानी कोई सी भी चीज़, कोई सा भी उसको समझाने के लिए या उसको बताने के लिए। यदि हमने अग्निशमन का बारे में बताया तो अग्निशमन की जो मशीन है किस तरह के काम करती है उसको हमारे यहाँ कैंपस में लाके बालकों को दिखा सकता है, समझा सकता है। ठीक है? तो घटना और स्थान के बारे में बता सकता है। यदि हमें हल्दी घाटी के बारे में जानकारी लेनी है, तो यदि वहाँ का ही कोई व्यक्ति जिसने जिसने कभी इस घटना को लिखा है, समझा है या कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है, उसको ही हम बुला के उससे सुने, वो कहानी सुने और वहाँ की जो हल्दी घाटी क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, सारी बातों को समझे, तो वो प्रामाणिक जानकारी हमें दे सकेगा और हम उससे स्रोत के माध्यम से उसे समझ सकेंगे। तो स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे ताम्रपत्र, शिलालेख, सिक्के। तो कोई भी चीज़ वो हमारे सामने ला सकता है, ताम्रपत्र ला सकता है, शिलालेख ला सकता है, सिक्के ला सकता है या हम वहाँ जाकर सीध व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई जीवनी, तुझके बावरी जहांगीरनामा आदि। तो व्यक्ति विशेष जैसे बड़े-बड़ी कहानियाँ लिखी जाती है तो उनके वो भी एक ही स्रोत का काम करते हैं हमारे सामने कि उसमें ये कहानी लिखी हुई है, उसमें वो उस समय के उस चीज़ों के बारे में, उस युद्धों के बारे में या वहाँ के राजा रानियों के बारे में, रहन-सहन के बारे में, राजकुमार के बारे में सारी जानकारियाँ उसमें बताई गई है। ये स्रोत है जो जिसको हम जान सकते हैं क्योंकि हम पुराने इतिहास में तो वापस लौट नहीं सकते, लेकिन वहाँ के जो उपन्यास है, वहाँ के जो शिलालेख है, ताम्रपत्र है, सिक्के हैं, उनके माध्यम से उनको हम जान सकते हैं। समकालीन व्यक्ति द्वारा आंखों देखी सुनी गई बातों के आधार पर लिखित जीवनीय घटना वर्णन जैसे अकबरनामा आईन अकबरी आदि। तत्कालीन पत्र फरमान आदेश यात्रियों के वर्णन जैसे मार्को पोलो फाइयान आदि के यात्रा वर्णन। ये यात्रियों के वर्णन के ऊपर जो बुक लिखी गई है जैसे मार्को पोलो फाइयान वैनसांग मेगस्थनीज, इन सब के यात्रा के वर्णन हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। गुहाओं में मिले भित्तिचित्र, पाषाणकालीन औजार आदि। पुरातात्विक खुदाई के फलस्वरूप निकले भवनों के अवशेष, पात्र, औजार, कंकाल अवशेष आदि। पुरातात्विक यानी कि पुराने समय की जो खुदाई से निकले भवन, है ना? कोई पात्र यानी कि कोई खाने में या काम में लेने वाला पात्र, औजार, कंकाल, अवशेष आदि। खोजकर्ता की दैनंदिनी यानी कि दैनिक डायरी, स्वयं या साथी यात्री द्वारा लिखा गया वर्णन जैसे कैप्टन स्टॉक नेल्सन आदि की डायरी। यात्रियों द्वारा प्रसिद्ध भौगोलिक वर्णन जैसे लिंग्विस्टन
स्टैनले आदि द्वारा लिखे गए वर्णन, यात्रियों द्वारा या अन्य सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा संकलित तापक्रम, वर्षा, आंकड़े एवं उपज आदि के नमूने, उनके फोटो बनाए गए स्केच तथा अन्य लोगों द्वारा वेधशालाओं में संकलित आंकड़े। जैसे आप म्यूज़ियम में जाकर पुराने स्रोत देखकर उनसे जानकारी हासिल करते हैं, इसी तरह से वहाँ तरह-तरह की चीज़ें रखी रहती है। जैसे राणा प्रताप की आज भी उनके राणा प्रताप की जो पोशाक थी, किस तरह का युद्ध में जाने से पहले किस तरह के वो धारण करते थे। जो उनकी वो लोहे की पोशाक होती थी, बहुत ही भारी होती थी। उसको हम आज भी म्यूज़ियम में देख सकते हैं, तो उस समय का अनुमान लगा सकते हैं इन स्रोतों के माध्यम से कि युद्ध में जाते समय राणा प्रताप किस तरह से तैयार होके जाते थे, कितनी भारी और कितनी मजबूत तलवार उनके हाथ में हुआ करती थी, वो कैसे काम करती होगी, किस तरह से उठाते होंगे, कितना भारी उनका शरीर होगा और उसके ऊपर वो लोहे का मजबूत जो साँचा ढाँचा होता था उसे वो पहनकर जाते थे। उनका घोड़ा कैसा होता होगा, इन सब के बारे में अनुमान लगा सकते हैं आज भी स्रोतों को देखकर। संदर्भ संदर्भ से तात्पर्य उन प्रमाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु से है जिनका निरूपण प्राथमिक सहायक स्रोतों के गहन अध्ययन अनुसंधान के बाद किया जाता है। विषय के प्रकांड पंडितों द्वारा लिखित एमपीएचडी डी लिट आदि के लिए स्वीकृत ग्रंथ विषय संदर्भ की श्रेणी में आते हैं। संदर्भ के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में जो भी गहन अध्ययन किसी ने किया है या पीएचडी की है, डीलिट किया है, उसके बारे में जो लिखा है, जो प्रकांड पंडित है जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत से स्थानों पर घूम के उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके जो लिखित दस्तावेज हमारे सामने है, उनको हम संदर्भ के रूप में यानी कि हम सहयोग के रूप में उनकी बुक्स को उनके विषय को ले सकते हैं। स्रोत संदर्भ विधि के कार्यपद अध्यापन विषय वस्तु बिंदु का चयन करते हैं। ये नहीं कि हमने किसी भी बिंदु पे सीधा स्रोत देखकर और उस पे शुरू कर दिया। हम पहले किसी विषय का चयन करेंगे कि विषय कैसा होना चाहिए, कौन से पे हम ये कार्य कर सकते हैं या किसी के बारे में हमने समझना है। अध्यापन विषय वस्तु बिंदु से संबंधित स्रोत, संदर्भ आदि का शिक्षक द्वारा अध्ययन एवं चयन किया जाता है। पाठ में प्रस्तुत किए जाने वाले स्थल एवं प्रस्तुतिकरण विधि का चयन किया जाता है। पाठ की प्रस्तावना एवं प्रारंभ स्रोतों का प्रस्तुतिकरण 2-3 शिक्षार्थियों से पढ़वाना। स्रोत या संदर्भों से ज्ञात होने वाली जानकारी के आधार पर संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करना। जो जानकारी हमें ज्ञात होती है स्रोतों के माध्यम से या किसी चीज या किसी ताम्र पत्र के माध्यम से, डायरी के माध्यम से या पीएचडी की बुक्स के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से या पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज के माध्यम से जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जो संदर्भ हमने लिए हैं, स्रोत हमने लिए हैं, उस विषय वस्तु पे हमें चर्चा करना चाहिए। अंतिम उसमें निष्कर्ष निकालना चाहिए और श्यामपट्ट लेख के रूप में सार अंकन भी किया जा सकता है, उसकी आवृत्ति की जा सकती है और लास्ट में उस पे गृह कार्य दिया जा सकता है। स्रोत संदर्भ विधि की विशेषताएं और लाभ ये शिक्षार्थियों को विषय के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। कभी-कभी स्रोत एवं संदर्भों की विरोधी विषय वस्तु के अध्ययन से शिक्षार्थी अंतिम सार निकालने की दृष्टि से अपने विवेक का प्रयोग करना सीखते हैं। कितनी बार क्या होता है कि विद्यार्थी अपने विषय का प्रयोग करना सीख जाते हैं। शोध एवं खोज के परिणाम स्वरूप इतिहास आदि में आने वाले परिवर्तनों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने स्वीकारने संबंधी प्रशिक्षण का प्रारंभ इस विधि के माध्यम से हो जाता है। कितनी बार क्या होता है कि शोध एवं खोज के परिणाम स्वरूप मतलब जो भी शोध किया जाता है या जैसे रिसर्च किया जैसे बोलते हैं हम हमारे इसमें कि पीएचडी की जाती है, शोध किया जाता है, तो उसमें जो खोज की जाती है ऑन और स्पॉट उन जगहों पर जा जाके जो पिक्चर्स लिए जाते हैं, उन पे जो लिखा जाता है, प्रामाणिक लिखा जाता है, उनको इतिहास आदि में आने वाले परिवर्तनों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने स्वीकारने संबंधी प्रशिक्षण का प्रारंभ इस विधि के माध्यम से हो जाता है। विषय के उच्च स्तरीय अध्ययन शोध कार्य में रुचि जागृत जब बालक शोध कर दस्तावेजों को स्रोतों को काम में लेना सीख जाता है तो शोध कार्य में रुचि जागृत होती है। उसे लगता है कि मुझे इसी तरह का उच्च स्तरीय अध्ययन करना चाहिए ताकि मैं भी बड़ा होके रिसर्च कर सकूं, डिलीट कर सकूं, इस तरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकूं और शोध कर सकूं। स्वाध्याय एवं अतिरिक्त अध्ययन की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।
शिक्षार्थियों में कई प्रकार की स्वस्थ रुचियाँ जैसे विभिन्न प्रकार के संग्रह की अभिरुचियाँ विकसित हो जाती है। जहाँ जाता है जैसे कि यदि कोई बायो वाला है तो वो क्या करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ से तरह-तरह की पत्तियाँ का कलेक्शन करेगा और उसको उनका कलेक्शन के माध्यम से देखेगा कि ये वाली जो पत्ती है कौन से वर्ग की है, कौन सी क्लास है इसकी और किसमें एक आम आती है, मानव के लिए कितनी उपयोगी है या किसी और बीमारी में कौन-सी पत्ती को उपयोगी है, इस तरह की उनको जानकारियाँ कलेक्ट करेगा। सोच संदर्भ विधि की सीमाएँ। यह विधि अधिक समय लेती है। इसका प्रयोग प्रतिदिन करना कठिन है। इसके लिए विषय में निष्णात, अनुभवी, परिश्रमी शिक्षक की आवश्यकता होती है। यह विधि पिछड़े हुए एवं अध्ययन के कमजोर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। 7वें नंबर पे आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उत्प्लावन। जैसे नाम से स्पष्ट है, हमारे मस्तिष्क को झंझावत कर देने वाली, हिला देने वाली विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यह शिक्षण विधि समस्या प्रधान है। यह विधि विद्यार्थियों को ज्ञान अंतःक्रिया के द्वारा देने का समर्थन करती है। ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम विकास इस विधि के द्वारा ही संभव है। प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख एक समस्यात्मक परिस्थिति होती है, जिसका मौलिक समाधान वह शिक्षक की सहायता से ढूंढता है। समूह में सभी विद्यार्थी अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं और यह एक जनतांत्रिक विधि है, क्योंकि सभी अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी समस्या सबके सामने रखी गई है, तो एक सभी अपना-अपना रोल निभाते हैं, तो जनतांत्रिक विधि है। डॉक्टर सक्सेना एवं ओबेरॉय ने लिखा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जनतांत्रिक विधि है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थियों को अंतःक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। अंतःक्रिया द्वारा यानी कि एक-दूसरे से क्रिया करते हुए, अपने-अपने विचार प्रकट करते हुए इस कार्य को किया जा सकता है। अतः इस विधि का प्रयोग करते समय ऐसे साधनों की सहायता ली जा सकती है, जो किसी समस्या के समाधान हेतु कक्षा के सभी विद्यार्थी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और कार्य करते हैं। तो समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे कि सभी विद्यार्थी चिंतन करें, सब सोचेंगे कि हो सकता है हमें समस्या का समाधान इस तरीके से हो जाए, या हम ऐसा कार्य करें, या इस तरह से विचार करें, या ये चीज़ नोट करें, या ये चीज़ छोड़ें, या ये पहलू लें, या वो पहलू लें, उस पर ऐसे कार्य करें, तब हमारी समस्या के समाधान तक हम पहुँच सकते हैं। तो बालक इसमें चिंतन करता है। इससे उनमें जहाँ एक ओर सहयोग, नम्रता, सहानुभूति, सहनशीलता, समाज सेवा आदि अनेक सामाजिक गुण विकसित होते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने-अपने अधिकारों तथा कर्तव्य का ज्ञान भी सरलतापूर्वक हो जाता है। इसके बाद आती है अभिनय विधि या नाटकीकरण विधि, ड्रामा मेथड। सामाजिक अध्ययन की ये सर्वाधिक सजीव और प्रभावशाली विधा है। वर्तमान शिक्षा शास्त्री इसे विशेष महत्व देते हैं। जैसे हिंदी में अधिक क्या करते हैं हम, जैसे कोई हिंदी में जो होते हैं, नाटक होते हैं, उनमें के जो पात्र होते हैं, वो अपने-अपने डायलॉग बोलते हैं और उस वो डायलॉग बोलते हुए कहानी आगे की ओर चलती है और लास्ट में उसका कोई ना कोई मोटो ज़रूर निकलता है, शिक्षा ज़रूर मिलती है। तो हम इसी तरह से कर सकते हैं कि छात्रों को इसमें एक-एक पात्र बना दें और वो अपना-अपना पात्र का अभिनय करें और उस कहानी को पूरा अंजाम दे सकते हैं। इस विधा के द्वारा छात्रों को सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इसके द्वारा छात्रों को स्वक्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलते हैं। श्री माथुर के शब्दों में, इतिहास शिक्षक समय-समय पर आवश्यकता अनुसार पाठ में रोचकता, सरसता लाने के लिए, सूक्ष्म भावनाओं को प्रदर्शित करने, छात्रों को वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए अभिनय विधि का प्रयोग करते हैं। इतिहास में भी हम कर सकते हैं, किसी को शिवाजी बना दिया, किसी को उनकी माँ जीजाबाई बना दिया और सब अपने-अपने रोल अपना-अपना अभिनय उसमें करते हैं। इतिहास के पाठ का अभिनय करने से छात्रों की भावना और कल्पना शक्ति का विकास होता है। अभिनय करके छात्र स्वयं जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करते हैं। यदि हमने शिवाजी का चरित्र बनाया है, तो बालक शिवाजी बनकर उनका रोल प्ले करेगा। जीजाबाई बना उनकी माँ का रोल बनाया है, तो वो माँ बनकर उनका रोल प्ले करेगा। इस तरह से सब अपना-अपना अभिनय करेंगे तो उसमें स्वयं के अंदर उस समय की परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित होगी और उनकी खुद की कल्पना शक्ति का विकास होगा और वो भावनात्मक रूप से एक अच्छे पात्र से जुड़ जाएँगे। इतिहास के समान ही नागरिक शास्त्र के शिक्षण में स्वास्थ्य के नियमों, सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक ग्रामीण समस्याओं आदि पर अभिनय विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जैसे कोई शिक्षाप्रद नाटक हुआ, तो हम गाँव में जाकर
उस न गाँव की जो समस्याएँ हैं, उनकी समस्याओं को रख के नाटक बनाकर और उसका प्रेज़ेंट कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में अभिनय विधि का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि बालक इस पर खेल-खेल में ज्ञान प्राप्ति के विशेष आनंद लेते हैं। ये विधि कक्षा में क्रियाशीलता, सजीवता, सरसता उत्पन्न करती है और नाटक में भाग लेने से छात्रों की झिझक दूर होती है तथा वे आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। जब बालक नाटक सीरियल में पार्ट करता है, तो हर बालक अलग-अलग चरित्र को निभाता है और वो जब स्टेज पे जाकर अपना प्रेज़ेंटेशन देता है, तो उसके अंदर जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जो बोलने की क्षमता होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बढ़ता है उसका और अभिव्यक्ति के अवसर उसे प्राप्त होते हैं और बालक नाटक का जो जो शिक्षा देना चाहता है नाटक के माध्यम से, उस तक वो समझने का पूरा प्रयास करता है। आवश्यक सावधानियाँ अभिनय या नाट्य विधि का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं किया चाहिए। यदि हम हर चैप्टर पे अभिनय करेंगे तो बालक बोर होने लग जाएँगे। कोई भी एक विधि समझ ज़्यादा से एक विधि ज़्यादा प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। सामाजिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को भी अभिनीत किया जाना चाहिए। इसमें यही नहीं कि कोई सामान्य समस्या ही लेनी, हमें सामाजिक जीवन जैसे नारी के ऊपर, बालिका शिक्षा के ऊपर या और घूंघट प्रथा, अंधविश्वास, अन्य जितने विधवा विवाह, किसी भी समस्या को लेकर अभिनीत हमें नाटक करने का प्रयास करना चाहिए। नाटक ऐसा हो जिसमें कक्षा के अधिक से अधिक छात्र भाग ले सकें। जिस घटना या तथ्य को अभिनय द्वारा प्रदर्शित करना है, उसके विषय में अध्यापक को पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अभिनय करते समय वास्तविकता का अवश्य ध्यान रखा जाए। बालकों को उचित ढंग से निर्देशित भी किया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी शिक्षण विधियाँ समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।